प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सौर परिवार के सदस्यों की चर्चा की थी, जिसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि थे। साथ ही सूर्य की आंतरिक जो विशेषताएं हैं उसकी चर्चा की थी और पृथ्वी की विशेषताओं की भी चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, अर्थात जो सौर परिवार है उसके सदस्य ग्रह, उपग्रह हैं, उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तो इससे संबंधित जो भी विचार दिए गए हैं उनकी चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो संकल्पनाएं या सिद्धांत हैं उनमें जो मुख्य हैं वो हैं, पहला है अद्वैतवादी संकल्पना या एक तारक संकल्पना, दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना या बहुतारक संकल्पना, और तीसरा है आधुनिक सिद्धांत जिसमें बिग बैंग और स्फीति सिद्धांत है। तो इन सभी संकल्पनाओं की हम अलग अलग चर्चा करेंगे। पहली जो संकल्पना है वो है अद्वैतवादी या एक तारक संकल्पना, पैरेंटल हाइपोथेसिस। अर्थात इस संकल्पना के अनुसार पृथ्वी या जो अन्य ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति एक ही तारे से मानी जाती है। तो अद्वैतवादी संकल्पना से संबंधित जो सबसे पहले विचार था वो दिया था कास्ते द वफन ने 1745 में। तो कास्ते द वफन ने सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विचार दिया था। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं हैं उनमें है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना जो 1755 में दी, दूसरी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना जो 1796 में दी। इसके अलावा रोसे महोदय ने भी अपना सिद्धांत दिया है, लॉकियर महोदय ने भी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति एक ही तारे से मानते हैं। तो इनमें हम जो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें से कांट की वायव्य राशि परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, ये मुख्य दो परिकल्पनाएं हैं जिनकी चर्चा हम इसमें करेंगे। तो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, तो जर्मनी के दार्शनिक कांट महोदय ने 1755 में अपना यह सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि प्राचीन काल में ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ, छोटे छोटे कण बिखरे हुए थे जो ठोस थे, शीतल थे और गतिहीन थे। अर्थात जो ये कण बिखरे हुए थे ये कठोर, शीतल और बिना गति वाले थे, गतिहीन थे। फिर कांट महोदय ने बताया कि इन आद्य कणों में, प्राचीन जो कण है, इनमें आपसी टकराहट होने लगी, ये नज़दीक आने लगे एक दूसरे के आकर्षण से। तो जैसे ही इनमें टकराहट हुई, इनमें ताप वृद्धि हुई, अर्थात तापमान बढ़ने लगा इन कणों का, और जैसे ही तापमान में वृद्धि हुई इनमें गति उत्पन्न हो गई, ये भ्रमण करने लगे, घूमने लगे। तो इस तरह कांट महोदय ने कहा कि ये जो ठंडे, कठोर और गतिहीन प्राचीन कण थे, आद्य पदार्थ थे, अपने आपसी आकर्षण से टकराने लगे। टकराने से इनमें तापमान में वृद्धि हुई, तापमान में वृद्धि होने से इनमें गति उत्पन्न हुई। धीरे धीरे यह निहारिका आकार में बड़ी होने लगी, ऐसे एक निहारिका का रूप लेने लगी। अर्थात ये सभी कण आपस में मिलकर एक नेबुला में, तस्तरी की आकार की जो ये आकृति है इसमें बदल गए। और जैसे ही इस निहारिका के आकार में वृद्धि हुई, इसकी गति में भी वृद्धि हो गई, और जैसे ही इसकी गति बढ़ी तो इसके केंद्र से, निहारिका के केंद्रीय भाग से बाहर की ओर बल लगने लगा, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर।
तो केंद्र से जैसे ही बाहर की ओर बल लगा, जिसे केंद्र अपसारित बल कहते हैं, तो इस निहारिका से एक एक करके 9 छल्ले अलग हो गए और ये 9 छल्ले ही ठोस होकर ग्रह के रूप में बन गए और जो निहारिका का शेष भाग रह गया वो सूर्य बना। तो इस तरह कांट महोदय ने इस परिकल्पना में बताया कि प्राचीन जो पदार्थ थे ये बिखरे हुए थे, आपसी आकर्षण से टकराने लगे, टकरा के एक निहारिका में बदल गए, जिससे तापमान में वृद्धि हुई। तापमान में वृद्धि होने से इसमें भ्रमण गति उत्पन्न हो गई और गति बढ़ने से इसके केंद्र से बाहर की ओर केंद्र अपसारित बल लगा और उससे एक एक करके 9 छल्ले बने जो ग्रह बने और जो शेष रह गया वो सूर्य। तो इस तरह इन्होंने अपना ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया कि किस तरह पृथ्वी और अन्य ग्रह बने हैं। लेकिन वर्तमान समय में इनके इस सिद्धांत को मान्यता नहीं है। कुछ आलोचनाएं इस सिद्धांत की गई हैं, कुछ आधारहीन तथ्य हैं जिनकी वजह से इनकी आलोचना की गई। इनकी इस परिकल्पना की आलोचना में यह कहा जाता है कि जो कणों में टकराव हुआ उससे भ्रमण गति उत्पन्न नहीं होती और न ही ताप में वृद्धि होगी। दूसरा कि आकार बढ़ने पर गति बढ़ती है, यह भी गलत धारणा है, जबकि आकार बढ़ने पर गति में कमी होती है, जबकि आकार व आयतन घटने पर गति में वृद्धि होती है। तो इस तरह इनके सिद्धांत की कुछ कमियां थी। तो इस सिद्धांत की जो कमियां या दोष रह गए थे उसे पूरा करने की कोशिश लाप्लास महोदय ने अपने इस सिद्धांत में किया, जिन्होंने 1796 में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया था, निहारिका परिकल्पना। तो लाप्लास महोदय फ्रांस के विद्वान थे। इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया उसमें बताया कि ब्रह्मांड में पहले से ही तप्त निहारिका नेबुला थी, जबकि कांट ने माना था कि पहले प्राचीन जो कण थे वो कठोर, शीतल और गतिहीन थे, जबकि इन्होंने बताया कि पहले से ही गर्म निहारिका थी जो गतिशील थी। तो इन्होंने जो दोष रह गए थे उनके सिद्धांत में उसे पूरा करने की कोशिश की और मान लिया कि पहले से ही ब्रह्मांड में तप्त निहारिका थी जो गतिशील थी। धीरे धीरे यह निहारिका जो गर्म थी ठंडी होती गई। ठंडी होने से इस निहारिका का जो ऊपरी भाग है वो सिकुड़ने लगा। सिकुड़ने से इस निहारिका के आकार और आयतन में कमी आने लगी और जैसे ही आकार और आयतन में कमी होने लगी इसकी जो गति है उसमें भी वृद्धि होने लगी। ऊपर का जो भाग था जो ज़्यादा ठंडा होने से सिकुड़ गया वो बीच के भाग पर धंसने लगा, अर्थात भारहीन हो गया, एक तरह से हल्का हो गया। और अत्यधिक गति के कारण केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल, जिसे केंद्रापसारित बल कहते हैं, तो इस बल के कारण इस निहारिका के मध्य भाग से एक छल्ला बाहर निकल गया। जबकि कांट महोदय ने निहारिका से 9 छल्ले बताए थे और लाप्लास ने केवल एक ही छल्ला माना। तो जैसे यह एक छल्ला बना फिर इस एक छल्ले से ही 9 छल्ले बने जो ठोस होकर 9 ग्रह में बदल गए और जो निहारिका का शेष भाग था वो सूर्य के रूप में बदल गया। तो इस तरह लाप्लास महोदय की निहारिका परिकल्पना और कांट महोदय की जो वायव्य राशि परिकल्पना है इसमें कुछ समानताएं हैं, जबकि
कांट महोदय ने नौचल्ले माने हैं और लाप्लास ने एक ही माना और एक से 9 बने हैं। तो इस तरह लाप्लास महोदय की नीहारिका परिकल्पना को कुछ वर्षों तक मान्यता मिलती रही, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वैज्ञानिक खोजों और तथ्यों के आधार पर नए सिद्धांतों का निर्माण होने लगा या नए सिद्धांत दिए जाने लगे और इस परिकल्पना की मान्यता कुछ कम होने लगी। लाप्लास महोदय की नीहारिका परिकल्पना की भी आलोचना कुछ तथ्यों पर की जाती है, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये नीहारिका तप्त व गतिशील थी, तो ये नीहारिका की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा, इन्होंने बताया कि एक ही छल्ला निकला और 1 से 9 बने, तो 9 ही क्यों बने, 9 से कम या अधिक क्यों नहीं बने। तो इस तरह से इनके इस सिद्धांत की भी कई बिंदुओं पर आलोचना की गई है, लेकिन फिर भी कांट महोदय और लाप्लास महोदय के ये जो सिद्धांत हैं, ये दोनों ही पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के लिए मार्गदर्शक बनकर उभरे। अर्थात जो भी अन्य सिद्धांत दिए गए हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, उनके लिए इन सिद्धांतों ने मार्गदर्शन का काम किया है। तो इस तरह लाप्लास और कांट महोदय की जो परिकल्पनाएं हैं वो पृथ्वी की उत्पत्ति एक ही तारे अर्थात एक ही नीहारिका से मानते हैं। अगले वीडियो में हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो द्वैतवादी परिकल्पनाएं हैं, जिसमें 2 तारों से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है, उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।